अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो डब्ल्यूबीसीज़ के डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, डब्ल्यूबीसी के डिसऑर्डर्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर दो तरह के आप डिसऑर्डर्स पढ़ सकते हैं। एक ये कि डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट कम हो एक में, और एक में डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट हमारे पास ज़्यादा हो जाए। और हम लोग अभी जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि हम लोग डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा काउंट्स हो रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू डिसेबल डब्ल्यूबीसीज़ की है कि 4000 से लेके 11000 पर माइक्रोलीटर हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट हमारे पास नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। अब हम लोग जब डब्ल्यूबीसीज़ के काउंट की बात करते हैं तो हम लोगों के अंदर आता है कि प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसीज़, मतलब कि डब्ल्यूबीसीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लोरीफरेट कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमारे पास दो वजूहत हो सकती हैं। एक होता है रिएक्टिव प्लोरीफरेटिव, एक होता है नियोप्लास्टिक प्लोरीफरेटिव। रिएक्टिव प्लोरीफरेटिव का मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी के काउंट बढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अच्छा, रिएक्टिव प्लोरीफरेटिव के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ आ जाती है। एक हमारे पास आ जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, एक आ जाता है हमारे पास ल्यूकोमाइट रिएक्शन। ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं वो नॉर्मल से थोड़े ही ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब कि जैसे 11,000 नॉर्मल हैं तो हमारे पास वो 12,000 हो जाएंगे, 13,000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। पर ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी के काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो 30,000 और 60,000 भी पहुँच जाते हैं, जो कि हमारे को इस चीज़ का अंदेशा पैदा करते हैं कि यार ये कहीं नियोप्लाज्म ही ना हो कि कैंसर वगैरह तो नहीं है कि क्योंकि डब्ल्यूबीसी के काउंट बिल्कुल कैंसर जितने ही बढ़ चुके हैं। तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो हम लोग फिर अलग से इसकी पूरी स्ट्रेटजी है कि हम लोग उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो हमारे पास ल्यूकीमिया है या हमारे पास ल्यूकोमाइट रिएक्शन है, उसके लिए अलग है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे पास अब नियोप्लास्टिक के अंदर जो क्लासिफिकेशन उसके अंदर भी दो टाइप के अंदर आ जाता है, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा। अब ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के अंदर जो मेन फ़र्क है वो ये है कि बहुत आसान फ़र्क है। ल्यूकीमिया को आप ऐसे कह सकते हैं कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर बोन मेरो के अंदर एक हाइपरप्लेजिया, या हमारे पास क्या कह सकते हैं कि हमारे पास बोन मेरो के अंदर नियोप्लास्टिक सेल्स जो हैं, लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोब्लास्ट, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और वो वहाँ से निकल के सर्कुलेशन में आ गए, तो ये हमारे पास एक तरह से लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकीमिया। लिम्फोमा इज सेम एज ल्यूकीमिया, बट इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक डिस्क्रीट मास बना हुआ था बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे, वो या बोन मेरो में बना हुआ है या थाइमस में बना हुआ है या किसी भी जगह लिम्फ नोड पे बना हुआ हो। उस बोन मेरो के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जब वो एक डिस्क्रीट मास बनता है तो वहाँ से हमारे पास लिम्फोसाइट्स, हमारे पास लिम्फोब्लास्ट निकलना शुरू होते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लिम्फोमा। सही, ये आप समझ चुके होंगे, ये नॉर्मल बात है। अच्छा, जैसे कि मैंने बात करी कि ल्यूकीमिया और ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर अब आपको फ़र्क करना है, तो फ़र्क करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एडिशन पॉइंट है। अगर आप समझना चाहते हैं, आपको सही लगता है तो आप इसको सही रखें, वरना आप इसको भले आप इसको इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें। तो ल्यूकीमिया और ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो फ़र्क होता है ये होता है कि हमारे पास ल्यूकोमाइट रिएक्शन को हम लोगों को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से सेपरेट करना है। तो हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज का एक टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि यार ये ल्यूकोमाइट रिएक्शन है या हमारे पास ल्यूकीमिया है। तो हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं लैप, LAP, लैप कहते हैं। लैप हमारे पास बढ़ा हुआ होगा किसके अंदर, ल्यूकोमाइट रिएक्शन के अंदर। क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास जब कोई सेल डिफ्रेंशिएट होता है ना, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम उसके अंदर बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ। और अगर हमारे पास अगर ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम है, क्योंकि हमारे पास जो ल्यूकेमिक सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, तो ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज लैप नहीं बढ़ेगा, वो कम होगा, तो उसके मतलब है कि वो हमारे पास क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। ये हमारे पास एक मेजर डिफरेंस है। और अगर हम लोगों को ल्यूकोमाइट रिएक्शन को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया से सेपरेट करना है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग देखते हैं ब्लास्ट चेक करते हैं। हम लोग बोन मेरो बायोप्सी करवाते हैं, उसके अंदर अगर बोन मेरो के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स हैं, ब्लास्ट का मतलब होता है बड़े सेल्स, प्रीकर्सर सेल्स, अगर वो हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ल्यूकीमिया है। और अगर ब्लास्ट सेल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ल्यूकोमाइट रिएक्शन नॉर्मली ये ल्यूकोमाइट रिएक्शन है, मतलब कि डब्ल्यूबीसी की प्लोरिफरेशन नॉर्मल है। सही, ये हमारे पास ये तो था इंट्रोडक्शन किसका, नियोप्लास्टिक अपना प्लोरिफरेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज का। अब मैं आपको बताऊंगा कि नियोप्लास्टिक प्लोरिफरेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसीज को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। आपने मेन चीज़ पढ़ी होगी कि हेमेटोपोटिक प्रिकर्सर सेल्स जो हमारे पास होता है, एक मेन सेल होता है, उसके से हमारे पास दो लीनेज निकल रही होती है, मेन लीनेज। एक लीनेज होती है उसकी माइलॉइड लीनेज, एक होती है हमारे पास लिम्फॉइड लीनेज। माइलॉइड लीनेज जो होती है वो हमारे पास तीन के अंदर डिवाइड होती है, विच इज़ नोन एज अ मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोब्लास्ट भी कह सकते हैं, एराथ्रोब्लास्ट भी कह सकते हैं और माइलोब्लास्ट भी कह सकते हैं। माइलोब्लास्ट फिर तीन के अंदर डिवाइड होती है हमारे
पास न्यूट्रोफिल्स, इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स, सॉरी 4 के अंदर इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 4 के अंदर डिवाइड होती है। और हमारे पास जो बिल्कुल सेपरेट लीनिएज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनिएज है हमारे पास किसके हवाले से, कैंसर के हवाले से, वो हमारे पास लिम्फॉइड लीनिएज। लिम्फॉइड लीनिएज के अंदर हमारे पास 2 के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स और हमारे पास लिम्फोसाइट सेल। नेचुरल किलर सेल्स का इतना कोई ज़्यादा काम नहीं है कैंसर के अंदर, पर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। तो उसके अंदर हमारे पास 2 के अंदर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। सही है। इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं हमारे पास आगे। अब लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया क्या चीज़ है? लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोप्लाज़िया ऑफ आवर बॉडी, और हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारे कोर्स के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया ही पूछा जाता है ज़्यादा। तो हमारे पास लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के अंदर लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया के अंदर बोन मैरो के अंदर जब बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स ग्रो करने लग जाएँ, हमारे पास कैंसर का मेन मतलब ही क्या है? कैंसर का मतलब समझते हैं? कैंसर का मतलब ये है कि हमारे पास एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ समथिंग, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ एनी सेल, या हमारे पास लिम्फॉइड सेल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, और वो एबनॉर्मल सेल्स किसी काम के नहीं है, किसी काम के तो नहीं है, पर वो एक नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि वो दूसरे सेल्स का न्यूट्रिशन अपने साथ खा लेते हैं या ले लेते हैं। तो अब जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो नॉर्मल वर्किंग के अंदर सेल्स हैं, उनका न्यूट्रिशन अब कम हो गया है, तो वो डाई हो जाएंगे। वो जब डाई होंगे तो वो तो मर गए, और जो ये सेल्स हैं जो उनका खाना खाए जा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, ये भी किसी काम के नहीं, तो ये भी आगे चल के मर जाते हैं या किसी काम के नहीं रहते, तो बॉडी के अंदर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम लोग उनके बोलते हैं नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास अब एक चीज़ आ जाती है विच इज़ नोन एज द, अब हमारे पास लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। किसके अंदर? एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब ये नहीं कि एक्यूट हम लोगों ने वैसे तो पढ़ा है कि एक्यूट बहुत तेज़ी से आता है या रैपिड स्टेज होता है, या क्रॉनिक मतलब स्लो स्टेज, ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक्यूट और क्रॉनिक का थोड़ा सा मतलब चेंज है। मतलब ये है कि हमारे पास जब आप देखते हैं कि हमारे पास WBCs के अंदर जब लिम्फॉइड नियोप्लाज़िया, जब लिम्फॉइड जो लीनिएज है उसकी जब हमारे पास प्लोरीफ्रेशन हो रही थी, जब वो डिवाइड हो रहे थे, तो उस वक्त जब हमारा लिम्फोब्लास्ट स्टेज होता है तो वो होता है अर्ली स्टेज। लिम्फोब्लास्ट स्टेज इज़ अ अर्ली स्टेज। तो अगर उस वक्त डिफ्रेंशिएशन अरेस्ट हो गई है तो वो हमारे पास क्या लगा है? क्वाइट एक्यूट। और अगर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन अरेस्ट थोड़ी लेट हुई है, लेट स्टेज में हुई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉनिक कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखें क्रॉनिक स्टेज, और ये हमारे पास अर्ली स्टेज में हो रही है, हमारे पास है एक्यूट स्टेज। ये देखें, ये एक्यूट स्टेज है और ये हमारे पास क्रॉनिक स्टेज है। सही है। एक्यूट स्टेज का मतलब है कि हमारे पास जो लिम्फोब्लास्ट है उनकी जो अरेस्ट हो रही है, डिफ्रेंशिएशन अरेस्ट हो रही है, वो अर्ली स्टेज हो रही है, तो एक्यूट, ये हमारा बहुत बहुत खतरनाक है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन इन चिल्ड्रंस। सही है। क्रॉनिक फिर भी बंदा सर्वाइव कर जाता है, एक्यूट के अंदर हमारे पास बड़ा मसला हो जाता है। एक्यूट क्योंकि इसलिए खतरनाक है क्योंकि जितनी ज़्यादा कम डिफ्रेंशिएशन होगी उतनी ज़्यादा प्लोरीफ्रेशन होगी, और जितनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होगी उतनी कम प्लोरीफ्रेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो बहुत जल्दी स्टेज पे ख़त्म हो चुकी है और प्लोरीफ्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और जितनी कम डिफ्रेंशिएशन होगी तो उतना ज़्यादा खतरनाक है। तो ये हमारे पास मोस्ट रेशन कंडीशन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्लोरीफ्रेशन स्लो हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होती है, तो ये हमारे पास कंपेरेटिवली लेस डेंजरस देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये हमारे पास इसका। अच्छा, लिम्फॉइड नियोप्लाज्म को हम लोगों ने 3 के 4 के अंदर डिवाइड कर दिया। नॉर्मली हम लोग 4 के अंदर डिवाइड करते हैं। एक्यूट प्रिकर्सर बी सेल्स ल्यूकीमिया लिम्फोमा, पेरिफेरल बी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा, प्रिकर्सर टी सेल नेचुरल किलर सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा, पेरिफेरल टी सेल नेचुरल किलर सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा। मतलब कि हमारे पास एक्यूट प्रिकर्सर बी सेल्स, मतलब कि बी सेल्स जो हैं, बी, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसको बी सेल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब देखिए लिम्फोब्लास्ट अगर अपनी अर्ली स्टेज पे है तो वो तो अभी डिवाइड ही नहीं हुआ, वो तो अभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि भाई वो बी सेल में मिल रहा है? इसका मतलब है कि वो बी सेल से मिलता जुलता है, तो उसके बाद हमने उसका नाम बी सेल रख दिया। अभी वो डिफ्रेंशिएट तो हुआ ही नहीं ना, बी सेल टी सेल तो आगे की बात है, पर हमारे पास हम तो शुरू के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया, हमने उसकी जो डिफ्रेंशिएशन वो अरेस्ट हो गई, तो वो बी सेल और टी सेल के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हुआ, पर हाँ उसकी शेप बी सेल से मिलती जुलती, तो उसके बाद हमने उसका नाम क्या रख दिया? बी सेल रख दिया। और हमारे पास जो कि टी सेल है उसकी जो शेप होती है टी सेल से मिलती जुलती है, उसके नाम हम लोगों ने रख दिया पेरिफेरल टी सेल्स ल्यूकीमिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकीमिया है। अच्छा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया भी हमारे पास 2 के अंदर डिवाइड होता है। बी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, टी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। सही है। बी सेल्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इन द बॉडी। इसका 85% चांसेस, 85% मतलब इसका वो है, क्या कहते हैं, अगर हम लोग परसेंट पॉपुलेशन के अंदर देखें तो 85% लोगों को ये होता है, और TLL जो होता है वो 15% लगा लें, बहुत कम हमारे पास होता है TLL। सही है। अच्छा,
अब इसकी जो हमारे पास मेन चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि इसकी एज फैक्टर याद रखना है, एज किस एज के अंदर ये होता है। तो BALL हमेशा होगा छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर हमेशा BALL होता है, TLL नहीं होता। BALL बच्चों के अंदर होता है, तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र के अंदर बच्चों के अंदर BALL होता है। क्यों होता है, इसकी भी वजह है ये है कि इन चिल्ड्रन द B सेल्स आर इन अबेंडेंट इन बोन मेरो, मतलब कि B सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं बोन मेरो के अंदर, तो वहाँ पे म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे कैंसर हो सकता है। TLL हमारे पास एडोलिसेंट फॉर्म होता है, मतलब कि जब लड़का 14 साल या 15 साल का होता है, मोस्टली लड़कों के अंदर होता है, तो मैं इसलिए लड़का बोल रहा हूँ। जब लड़का 14 या 15 साल का होता है तो उस वक्त थाइमस के अंदर हमारे पास, आपको पता है कि थाइमस की जो मेजर एक्टिविटी जब इनिशिएट होती है, जब वो शुरू होती है, तो हमारे पास जवानी की उम्र में होती है, मतलब जवानी मतलब कि यंग मतलब एज में होती है, तो उस वक्त यहाँ पर कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। सही। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास कैंसर होता क्यों है। कैंसर के 5 हॉलमार्क्स हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग एक पढ़ते हैं ओवर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोटोऑर्गेनिक जीन। प्रोटोऑर्गेनिक जीन्स क्या है कि प्रोटोऑर्गेनिक जीन्स का मतलब है कि जो सेल्स को प्लोरीफरेट करने में मदद करती है, अगर उसकी ओवर फंक्शनिंग हो जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ नॉर्मल सिस्टम में रखे, पर किसी म्यूटेशन की वजह से, किसी मसले की वजह से, किसी एक्सरे रेडिएशंस या नॉर्मली जो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस होती है उसकी वजह से अगर हमारे पास ओवर फंक्शनिंग हो तो प्रोटोऑर्गेनिक जीन्स हो गए, तो ये खतरनाक है। सही, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सेल्स प्लोरीफरेट हो जाएंगे। या हमारे पास ये ना हो तो अंडर फंक्शनिंग ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन हो जाए। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करती है, हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसको सप्रेस करती है, उसकी जो प्लोरीफरेशन होती है उसका सप्रेस करती है। अगर इसका काम कम हो जाए तो ये भी खतरनाक है। एंटी एपोप्टोटिक जीन ओवर एक्सप्रेशन। एपोप्टोसिस हमारे पास बॉडी के अंदर होता है, जैसे कोई सेल्स की लाइफ खत्म होने वाली होती है या वो किसी काम का नहीं होता, वो बॉडी के अंदर उसको एक मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए उसको बॉडी खुद ही खा जाती है। अगर वो मैकेनिज्म हमारे पास कम हो जाए तो वो भी खतरनाक है। अगर हमारे पास एपोप्टोटिक जीन अंडर फंक्शनिंग हो जाए तो वो भी खतरनाक है। सही, वो काम नहीं कर रही, क्योंकि एपोप्टोसिस होगी नहीं तो वो काम नहीं करे। एंटी एपोप्टोटिक जीन्स बढ़ गई हैं और एपोप्टोटिक जीन्स कम हो गई हैं, और हमारा DNA की रिपेयर फंक्शन खत्म हो चुका हो, इसके अंदर भी मसला होता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ALL की अगर हम लोग मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस देखें तो हमारे पास क्या होता है कि हमेशा ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी वजह से होता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी 2 तरह की हो सकती है, न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है और हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। न्यूमेरिकल एब्नॉर्मलिटी का मतलब है कि हमारे पास हाइपर डायप्लोइडी हो गई, मतलब कि नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि हमारी बॉडी के अंदर 46 होते हैं, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर, 46 बनते हैं। अगर 46 से ज़्यादा हो जाए तो जब भी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होने का खतरा है, और अगर कम हो जाए तब भी हमारे पास खतरा है किसका, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्नॉर्मलिटी हमारे पास स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी। उसके अंदर क्या है कि हमारे पास बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है। हमेशा देखेंगे हमारे पास जब जीन होती है तो उसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास उसके क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं। हम लोग उसको कह सकते हैं कि हमारे पास PQ आर्म्स कहलाते हैं। ये PA और ये Q आर्म है। अब होता ये कि इसके अंदर ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि ये यहाँ पे चले जाए और इसका यहाँ पे आ जाए। तो ये जो 9 क्रोमोसोम है, ये जो 9 क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम का पार्ट, बड़ा वाला पार्ट निकल के 9th के पास आ जाता है, और 9th का छोटा पार्ट निकल के किसके पास चले जाता है, 22 के पास चले जाता है। फिर ये कंडीशन हो जाती है, 9th बड़ा हो गया और 22 छोटा हो गया। जब 22 छोटा होता है ना, तो छोटे क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम 9 के ऊपर हमारे पास एक जीन होती है ABL जीन, और हमारे पास क्रोमोसोम 22 पे जीन होती है BCR जीन। ABL जीन और BCR जीन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन्स फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लोरीफरेशन ऑफ द सेल। अगर हमारे पास ABL जीन के साथ BCR जीन, क्योंकि जब ये 9th क्रोमोसोम का पार्ट टूट के 22 पे लगा, 22 का पार्ट 9th पे लगा, तो 22 के पास थी BCR जीन और 9th के पास थी ABL जीन। जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो हमारे पास प्लोरीफरेशन ऑफ द सेल शुरू हो जाती है, और वो इतनी खतरनाक प्लोरीफरेशन होती है कि वो रुकती ही नहीं है। ये मसला होता है। सही, ये आप देख लें, ये सारा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल सही। ये हमारे पास, तो हमारे पास जब बहुत ज़्यादा प्लोरीफरेशन होगी, उसको रोकने के लिए किसी कोई चीज़ नहीं होगी तो वो रुकेगा नहीं, और फर्दर सेल्स की प्लोरीफरेशन होती रहेगी और वो हमारे पास नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन को खा जाएगी। सही, ये हो गया हमारे पास। देख लें, ये टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट कर देगा, BCR ABL जिनका कॉम्प्लेक्स बनकर टायरोसिन काइनेस को एक्टिवेट करेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारे पास लिम्फोब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट हमें मालूम करना है कि यार ये कौन सा सेल्स का कैंसर है। लिम्फोब्लास्ट का कैंसर है, माइलोब्लास्ट का कैंसर है। तो उसके लिए हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे पास, ये कहलाता है TDT, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेसिस। क्या, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेसिस। इसका मतलब ये है कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिम्फोब्लास्ट का कैंसर है, मतलब कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है। और हम लोग अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्यूनोफिनोटाइपी भी करते हैं। इम्यूनोफिनोटाइपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेल्स के अंदर एंटीबॉडीज़ डाल के चेक करते हैं। जब वो एंटीबॉडीज़ हम लोग डालते हैं, अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इसका मतलब है कि वो सेल्स के अंदर जो ऊपर जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ लगी हुई, जैसे CD मार्कर्स होते हैं, ये
ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 10 19, अब जब हम लोग एंटीबॉडीज पे फेंकेंगे तो हमारे पास ये CD मार्कर्स हमारे को नजर आएंगे। तो लिम्फोब्लास्ट के अंदर 20 सेल्स के लिम्फोब्लास्ट के अंदर अगर कैंसर हुआ तो हमारे पास CD मार्कर्स हमारे को कौन कौन से नजर आएंगे, CD10 नजर आएगा, CD19 नजर आएगा। और अगर हमारे पास 20 टी सेल्स की अगर हमारे पास होगी तो हमारे को क्या नजर आएगा, CD4 नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास CD4 TLL के अंदर होता है और हमारे पास जो CD10 और CD19 है ये हमारे पास BLL के अंदर होता है। सही, ये देखना आप, ये थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। सही, मैं अभी बता नहीं रहा, टाइम का मैं थोड़ा सी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखें, अब मॉर्फोलॉजी की बात आई, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने उसके बाद मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस पढ़ी, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बोन मैरो के अंदर हाइपर सेलुलर क्यों हो रही है, जो हमारे पास ल्यूकीमिक सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा प्लोरीफरेट हो गए जो नॉर्मल सेल्स की उन्होंने जगह ले लिया और नॉर्मल सेल्स का खाने भी लग गया था। मैलिग्नेंट लिम्फोब्लास्ट और प्लोरीफरेट एंड मोर मैच्योर नॉर्मल सेल्स आर लो। मैच्योर नॉर्मल सेल्स लो हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, जब वो ज़्यादा प्लोरीफरेट करना शुरू होंगे तो उनका न्यूट्रिशन भी लेंगे तो आहिस्ते से मरना शुरू हो जाएंगे और वो मैच्योर नॉर्मल सेल्स खत्म हो जाते जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम लोग देखते हैं एक डार्क एरिया जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरिनाइट अपीयरेंस। स्टेरिनाइट अपीयरेंस का मतलब है कि यहाँ पे प्लोरीफरेशन हो रही है WBCs की और मैक्रोफेजेस जो कि हमारे पास ब्लड के अंदर ही होते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, बोन मैरो के अंदर, वो आहिस्ते आहिस्ते क्या करेंगे, जो ये खराब सेल इनको खाना शुरू कर देंगे। तो बीच में हमारे पास बहुत सारे सेल नजर और साइड के अंदर हमारे को खाए हुए सेल नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा कि बीच में हमारे को एक नॉर्मल अपीयरेंस नजर आएगी सेल्स की और साइड पर हमारे पास अंधेरा अंधेरा होगा क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो खा चुके हैं। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्टेरिनाइट अपीयरेंस और डार्क एरिया अपेयर हो जाता है। सही है। अच्छा, ब्लड CP के अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या नज़र आएगा, RBCs नज़र आएंगे, लो RBCs नज़र आएंगे क्योंकि एनीमिया हो गई। क्योंकि आप देखें ना, जब हमारे पास हेमोटोपेटिक स्टेम सेल की लीनेज को मसला होता है तो सारे लीनेज खराब होंगे, तो RBCs भी कम होंगे, एनीमिया, प्लेटलेट्स कम होंगे, तो हमारे पास पेटेकिया, परप्यूरास और हमारे पास इकाइमोसिस होगा। WBCs हमारे पास बढ़ जाएंगे। WBCs कौन से बढ़ेंगे, एबनॉर्मल WBCs बढ़ेंगे, नॉर्मल WBCs कम हो जाएंगे। और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अब हम लोग इसकी जब हम लोग देखेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑनसेट जो इसका होता है वो बहुत खतरनाक होता है, एक्यूट होता है, स्ट्रॉमी होता है। एनीमिया होगा, नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स कम होंगे, ल्यूकेमिक सेल्स बड़े होंगे, न्यूट्रोफिल्स का काउंट 500 से कम होगा। न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम इसलिए हुआ क्योंकि ये नॉर्मल है और एबनॉर्मल सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हाईली इन्फेक्शन अगर होगा, फीवर वगैरह होगा, से डेफिशिएंसी होता है प्लेटलेट से, पिटेकिया, इकाइमोसिस, परप्यूरा, ब्लीडिंग गम्स, एपिस्टेक्सिस, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, बोनी पेन क्यों होगा, बोनी पेन का मैं आपको बता दूं, इसकी बहुत नॉर्मल अच्छी डिटेल है। ये है कि जब हमारे पास WBCs की प्लोरीफरेशन होती है ना, बोन मैरो के अंदर जो हमारे पास बोन मैरो होता है वो क्या करता है, पेरियोस्टम से जाकर टकराता है। जब बोन मैरो के अंदर हाइपर सेलुलरिटी बढ़ती है ना, जब सेल्स उसके बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या होता है, टकराते हैं किसके साथ, पेरियोस्टम के साथ। तो वो पेरियोस्टम के साथ टकराएगा तो हमारे को बोनी पेन होगा। बोनी पेन को कहलाता है आर्थ्रिलेजिया। आर्थ्रिलेजिया और आर्थराइटिस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़र्क है, वो हमेशा याद रखिए, काम आता है। आर्थ्रिलेजिया का मतलब है कि हमारे पास दर्द हो रहा होगा पर ना स्वेलिंग होगी ना रेडनेस होगी। आर्थराइटिस का मतलब है स्वॉलिन और रेडनेस है और पेन भी है। इसके अंदर सिर्फ पेन होगा, इसके अंदर आर्थराइटिस के अंदर स्वॉलिन भी होगा, रेडनेस भी होगी। सही, दोनों चीज़ होगी। हेपेटोमेगेली होगी क्योंकि WBCs यहाँ पे जाके भी अपनी, क्योंकि हमारे पास अब बोन मैरो में तो इनकी जगह खत्म हो गई तो क्या करें, लिवर के अंदर जाके अपना आपको बसाएंगे तो हेपेटोमेगेली होगा। लिम्फेडिनोपैथी होगा, लिम्फ नोड्स के अंदर जमा हो जाएंगे, लिम्फेडिनोपैथी शुरू हो जाएगी। स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन बढ़ जाएगी। ब्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो ब्रेन के अंदर भी वो क्या करेगा, 6 नर्व पैल्सी करवाएगा, हेडेक करवाएगा, वॉमिटिंग करवाएगा और हमारे पास इनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस भी करवाता है। सही, ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर से। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। और TLL के अंदर, ये तो मैंने आपको BLL का बताया, TLL के अंदर आप देखेंगे थाइमस मास होता है। थाइमस मास हमारे पास बढ़ जाता है। थाइमस मास का मतलब है कि हमारे पास, क्योंकि थाइमस के अंदर हमारे पास क्योंकि प्लोरीफरेशन होती है, थाइमस मास जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा कि लिम्फेडिनोपैथी होगी। मेडिस्टल मास क्या होगा, ये कंप्रेस करेगा एयर को, एयर वेज जो है उसको कंप्रेस करेगा। सही।